नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ उपस्थित है सार्थक अग्रवाल। नमस्कार नमस्कार कुशाग्र जी। ये एक मंदसौर के रहवासी हैं जो कि कोरोना संक्रमण या फिर मरीजों का बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं तथा प्रशासन के साथ निरंतर लगे हुए हैं कोरोना मरीजों के दुख को निवारण करने में। और आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हालात है मंदसौर में तथा प्रदेश के उस हिस्से में जहां पर ये रहते हैं। क्या हालात हैं, क्या क्या हो रहा है, प्रशासन क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं और क्या क्या चीजें और करनी चाहिए। सार्थक जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं। बहुत बहुत और धन्यवाद कुशाग्र हमारे जी। आपसे कुछ प्रश्न और हमारे आपसे कुछ प्रश्न हैं सार्थक जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आप सिचुएशन जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या है कोरोना की। कोरोना पूरी तरीके से फैल चुका है प्रदेश के हर एक कोने में, मतलब कोरोना ने अपना पैर पसार लिया है। इसने बड़े शहरों को ही नहीं, अपने छोटे शहरों को तथा कस्बों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तो क्या अगर ये कहें कि स्टेट एक ऐसी सिचुएशन में जा रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेट ऑफ फेलियर, तो क्या ये बोलना गलत होगा? सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के घर पे सब स्वस्थ होंगे। कुशाग्र जी, आप भी स्वस्थ होंगे। दूसरी बात, अगर अपन प्रश्न की बात करें कि क्या अपन स्टेट ऑफ फेलियर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना प्रदेश में पैर पसार चुका है, जहां पहले सिर्फ पहले हमने वेव में देखा था कि बड़े शहरों में इसका असर हुआ था, और गांव में जो भारत का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, जो भारत को कहा जाता है कि असली भारत जिन गांवों में रहता है, इस बार जो कोरोना की लहर है वो उन गांवों में भी पहुंच चुकी है। तो इसके लिए देखिए, दो तीन चीजें जिम्मेदार है। और उसके लिए सर्वप्रथम तो हम समय जिम्मेदार है कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम सरकार को दोष दे तो सरकार को देश अपन उस हद तक दे सकते हैं कि व्यवस्थाओं की कमी है। परंतु अगर गांव में पहुंच रहा है तो सरकार आपके गांव तक कोरोना नहीं पहुंचाई है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जैसा कि हम देखते हैं कि पिछली वेव जो थी वो जुलाई अगस्त तक समाप्त हो गई थी, तो जुलाई अगस्त के बाद हमारे यहाँ की सभी जनता ने लगभग मास्क लगाना छोड़ दिया था। जबकि सरकार लगातार कह रही थी ढिलाई भी कड़ाई भी, हमें ध्यान रखना है, हमें भूलना नहीं है कि कोरोना चला गया। लेकिन हमने देखा कि शादियों का दौर आया, उसमें 10-10 हजार लोगों की संख्याओं के साथ लोगों ने शादी की। वो निरंतर अभी भी चल रहा है, लोग अभी भी मास्क को लेकर समझ नहीं रहे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज गांव में, जहाँ शहरों में जितनी मृत्यु नहीं हो रही है वो गांव में हो रही। तो इसमें दोनों तरफ से जिम्मेदार है, सरकार की तरफ से भी कुछ जिम्मेदारियां थी जिनका वहन अधिकारियों के तहत करना था, और हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां इस देश के एक पढ़े लिखे शिक्षित जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और इस देश के न शिक्षित न होते हुए भी अपनी जान की परवाह खुद करते हुए भी हमारे नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हम ज्यादा बाहर घूमने नहीं जाए। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही थोड़ी छूट हुई तो सब लोग बाहर घूमने निकल गए, अपने पार्टियां मनाने लग गए, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना की लय वापस बढ़ी और वापस हम इस खतरे से जूझ रहे हैं। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी क्या धारणा है, सरकार कहाँ तक संक्रमण को रोकने में सफल हुई? ऐसी क्या क्या गलती है जो जनता ने तो की ही थी परंतु सरकार ने भी की, जिसकी वजह से संक्रमण ने इतना घातक रूप ले लिया अपने पूरे प्रदेश में? देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न का उत्तर दिया, ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ ही है। तो सरकार की गलतियां क्या रही और सरकार इसमें क्या चीज कर सकती थी, और हमारी एक नागरिक के तौर पर क्या गलतियां रही और हम क्या चीज करने से बच सकते थे। तो पहली बात ये है कि पहले दौर में हमने देखा था कि स्थिति भयावह होने के बाद भी हम व्यवस्थाओं से नहीं जूझ रहे थे। हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, हमारे पास पर्याप्त इलाज थे, हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर थे, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं थी, जो हम उस स्थिति से निपटने में कामयाब रहे, 100% कामयाब रहे। हाँ, उसमें कुछ भूल चूक हुई है सरकार की तरफ से, नागरिकों की तरफ से, जो हमने बहुत सारे बीच बीच में हल्ले देखे थे, लेकिन मोटे मोटे स्तर पे देखा जाए तो हम उसको निपटने में, हराने में कामयाब हो चुके थे। उसके बाद सरकार की गलती ये रही है कि उस जो दौर में हमको जो 3-4 महीने का समय मिला था, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पे ध्यान दिया जाना था, जो उस स्तर पे नहीं दिया गया। दूसरी बात, नागरिकों की गलती ये रही कि उन्होंने उस चीज से जूझने के बाद भी उसको सीरियसली नहीं लिया, उसको उस स्तर पे नहीं माना कि ये हमको कहाँ तक नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी, सरकार की गलती यही कहा जा सकती है कि पहली लय में हम इसलिए बच गए क्योंकि हम समय से हमने उसका परिदृक्ष कर लिया था कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया तो क्या स्थिति भयावह हो सकती है। लेकिन अभी जो हुआ है, तो अभी ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगाने में देरी हुई है, और अभी भी कहने को तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन दवाइयों के अलावा सब बाजार में मिल रहा है।
दवाइयों की कमियों के अलावा बाजार में सब उपलब्ध है। सिर्फ कोरोना में अब ये स्थिति हो रही है कि लॉकडाउन तो है नाम को, लेकिन जनता घर में नहीं बैठ रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे वापिस एक बहुत बड़ी गलती सरकार के तौर पे हो रही है कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए, अन्यथा हम इससे भी भयावह स्थिति में जा सकते हैं, जो सभी डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी दूसरी लहर आ सकती है। तो एक ये स्थिति, लेकिन कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे जहां हम कोरोना स्टार्ट हुआ था तो 0 PPE किट भारत में बनती थी, और आज हम देख रहे हैं कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक है PPE किट के। जो मास्क भारत में बनते ही नहीं थे, आज हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक है PPE किट में और ग्लव्स में और मास्क में भी। तो कहीं ना कहीं हम दुनिया की सबसे कही जाने वाली कि बहुत ही एफिशिएंट वैक्सीन बनाने में हम कामयाब रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने अच्छी भी करी है, लेकिन बहुत सारी हमारी कमियां भी रही है, खामियां भी रही है। तो इन सबको लेते हुए, अपनी भी जिम्मेदारियां समझते हुए हम सबको इन सबसे निपटना है। और अब विद्रोह करने से या खिलाफ बोलने से नहीं होगा। सरकार के पास जो व्यवस्था है, हमारे पास जो सुविधा है, उन सबसे मिलजुल कर, उन सबसे मेल जोल बढ़ाकर हमें सबकी जान बचानी है, और इसी पे अपना ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कही है सार्थक जी आपने। यही मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि बीच में हमने देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन के जो था वो बीच में बहुत उसकी बहुत स्केर्सिटी हो गई थी पूरे प्रदेश में। मतलब ऐसा हो गया था कि कुछ कुछ सिटीज में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे थे, और वो भी कुछ कुछ फार्मेसीज में ही मिल रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ा सुधार हुई है, तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेंगी? देखिए, भारत में क्या है कि कोई सी भी आपदा कुछ लोगों के लिए अवसर लेके आती है। भारत में कालाबाजारी इस स्तर तक है कि जो चीज 899 रुपए की जिसकी कॉस्टिंग है रेमडेसिविर की, बात 35,000 70,000 1 1 लाख रुपए में लोग बेच रहे हैं, क्योंकि सामने वाले की मजबूरी है। तो मजबूरी का फायदा उठाना इस देश में शुरू से प्रचलन रहा है, जो एक कहा जाए तो संवेदनहीन और मानवताहीन कृत्य है। अगर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बात की जाए, तो हमें ज्ञात है कि पीएम केयर्स फंड से सन 2020 में ही दिसंबर में सरकार ने 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राशि स्वीकृत कर दी थी कि देश के विभिन्न राज्यों में ये प्लांट लग जाने चाहिए। अगर वो 162 प्लांट आज लग जाते तो शायद हम देखते कि इस परिस्थिति में कुछ बदलाव होता और हम इतनी भयावह स्थिति से नहीं जूझ रहे होते। परंतु मात्र 33 लगे, और उन 33 में से भी बहुत सारे चालू नहीं हुए, जिनको क्लेरिफिकेशन नहीं मिला। तो इसमें राज्य सरकारों की सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। दूसरी केंद्र सरकार की ये गलती रही कि उन्होंने फंड सैंक्शन अलावा के उसके अलावा उसको मॉनिटर नहीं करा कि राज्य सरकारें कितना काम कर रही है। तो दोनों तरफ से गलती रही है कि लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी थी। एक जो बात है कि ऑक्सीजन की कमी की, तो देखिए ऑक्सीजन की कमी भारत में नहीं है। समस्या ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने की व्यवस्थाएं नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास आज भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाए, जो मूल व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति तक जहां पहुंचना है, उसको पहुंचाने की हमारे पास समस्या नहीं है। जैसे कि कहा जाए कि सिलेंडर के ऊपर जो वैक्यूमाइजर लगता है जिससे ऑक्सीजन व्यक्ति को पहुंचती है, जो मास्क वगैरह जो ऑक्सीजन की किट है, तो अपने पास उसकी कमी है। ऑक्सीजन की किट की कमी की वजह से सिलेंडर अपन काम में नहीं ले पा रहे। दूसरी बात है कि ऑक्सीजन हमारे पास प्लांट्स में तो है, जैसे बेहल हो गया, गेल हो गया, आइनॉक्स के प्लांट्स हो गए, इनमें ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त टैंकर ही नहीं है कि हम वहां से अपन हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए। तो अगर रेमडेसिविर की बात करें, तो रेमडेसिविर में अभी भारत में 2,40,000 रेमडेसिविर का रोज उत्पादन हो रहा है। जहां हम एक भी रेमडेसिविर नहीं बना रहे थे, आज हम 2,40,000 रेमडेसिविर बना रहे हैं। तो सरकार के और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत एक कहा जाए तो बहुत बड़ा मील का पत्थर है कि हम उस स्थिति तक पहुंचे। परंतु बीच में एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि जब केसेस कम हो गए तो इसको चैनलाइज प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट चैनलाइज करने से क्या हुआ कि इसकी कालाबाजारी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई है। तो आज रेमडेसिविर की कमी नहीं है, लेकिन कमी महसूस कराई जा रही है, जिसकी वजह से इसकी भाव बढ़ाया जा सके। एक तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रेमडेसिविर WHO अपनी लिस्ट से बाहर कर चुका है कोरोना के इलाज के लिए, और रेमडेसिविर दिया जाना चाहिए 3rd से 4th स्टेज के मरीजों को, नहीं कि 1st 2nd स्टेज और माइल्ड के मरीजों को। लेकिन हॉस्पिटल वाले कहा जाए तो उनकी एक लापरवाही कहा जाए, या मरीजों की तरफ से हमारा मरीज जल्दी ठीक होना चाहिए इसकी जल्दबाजी कहा जाए, तो रेमडेसिविर को एक जबरदस्ती एक हल्ला मचाया जा रहा है कि सिर्फ रेमडेसिविर से ही इसका इलाज है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में 99% पेशेंट्स का इलाज बिना रेमडेसिविर के हो सकता है, लेकिन उसका एक हल्ला मचाया जा रहा है जिससे स्केर्सिटी क्रिएट की जाए, और स्केर्सिटी क्रिएट करने से भाव बढ़ाया जाए, और जिससे एक तथाकथित कुछ लोग हैं जो माफिया कह सकते हैं, उनको फायदा पहुंचाया जाए। तो इन दोनों की यही स्थिति है जो आज भारत में होने वाली है। और ऑक्सीजन की कमी का सवाल है तो बस 5-10 दिन में ऑक्सीजन की समस्या भारत में खत्म होने की आसार है।
जी बिल्कुल, उम्दा बात की है सार्थक जी आपने। इसी के संदर्भ में मैं बता देना चाहता हूँ कि कल भोपाल जिले में 2 करोड़ डोज रेमडेसिविर इंजेक्शन के नकली मिले। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सार्थक जी, आपकी कालाबाजारी तो हो ही रही है, कालाबाजारी बहुत परंतु हो रही इसके साथ साथ कालाबाजारी बहुत हो रही है, परंतु इसके साथ साथ मतलब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी सप्लाई किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी बहुत महामारी मतलब बहुत वो थी, दिक्कत थी। परंतु अब प्रदेश में जैसे हालात हैं उसके हिसाब से अब ऑक्सीजन सिलेंडर सरप्लस में है अभी हमारे पास। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ 2 ही प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश और केरल, यहीं सिर्फ अभी ऑक्सीजन सरप्लस बन पाए, ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट बन पाए हैं। इसके अलावा सार्थक जी एक और चीज बता देना चाहता हूँ आपको कि आपने टैंकर्स की बात की, तो इंडिया ने सऊदी अरेबिया से और यूएसए से भी मदद मांगी थी क्रायोजेनिक टैंकर्स, मतलब जिनमें मतलब जिनमें टेम्परेचर 180 डिग्री -180 डिग्री पे रहता है। और इसके लिए सऊदी अरेबिया ने भी हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और यूएसए ने भी हाथ बढ़ाया है आगे। तो बिल्कुल सही बात कही है आपने। सार्थक जी मेरा आपसे एक और सवाल था। आप मंदसौर के रहवासी हैं, तो अगर उसके संदर्भ में बात की जाए तो संक्रमण की क्या स्थिति है मंदसौर जिले में, और प्रशासन के साथ साथ अलग अलग संगठन क्या क्या कर रहे हैं उस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए। देखिए, मंदसौर की अगर तुलनात्मक तौर पे देखी जाए आबादी के हिसाब से, तो स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं की जा सकती और बहुत बुरी भी नहीं की जा सकती है। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते क्योंकि संक्रमण यहाँ गांव गांव में पहुंच चुका है। जो स्थिति पहले हमने तुलनात्मक तौर पे देखे तो पहला जो संक्रमण फैला था, जो पहली वेव आई थी 2020 में, उसमें गाँव में यहाँ पे कोई प्रचलन नहीं था कोरोना का, सिर्फ शहरों में कुछ केस आ रहे थे और वो शहर में ही समाप्त हो गए थे। परंतु अब अगर देखा जाए तो शहरों से ज्यादा गाँवों में संक्रमण फैल रहा है और शहरों में भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। परंतु यहाँ के प्रशासन की वाहवाही होनी चाहिए और यहाँ का प्रशासन बहुत ही नैतिकता से और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य कर रहा है। हमारे जो माननीय कलेक्टर साहब है मनोज पुष्प जी, उनकी माता जी का निधन हुआ कुछ दिन पूर्व ही। उस वक्त जब निधन की खबर आई तब वो एक मीटिंग में बैठे थे मंत्री जी के साथ, परंतु वो मीटिंग छोड़ के नहीं गए। वो मीटिंग करी, उसके बाद उनकी एक और कोरोना समीक्षा बैठक थी, तो कोरोना समीक्षा बैठक भी करी और उसके बाद उन्होंने अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करा। तो इससे उनकी कर्तव्य निष्ठा का हम समझ सकते हैं कि उनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण ही आज मंदसौर जिले में दूसरे जिलों से बेहतर स्थिति, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट पहले ही चालू हो गया है और एक ऑक्सीजन प्लांट और स्वीकृत हो गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो बहुत जल्दी हमारे यहाँ मंदसौर में चालू हो जाएगा। और हमारे जिले की अगर राजनीति तौर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ के बहुत ही जागृत नेता लोग हैं, चाहे फिर हमारे आदरणीय वित्त मंत्री श्री जगदीश दी देवड़ा हो, या फिर आदरणीय मंदसौर के विधायक श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया हो, या हमारे सांसद हो श्री सुधीर जी गुप्ता, जो भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी है। तो उनके ही प्रयासों से हमारे यहाँ मंदसौर में ऑक्सीजन के टैंकर भी आए गुजरात से, और देवड़ा जी के प्रयासों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें भी आई है, जो पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, मलारगढ़ जैसी जगहों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन मिली है। नारायणगढ़ में एक ऑक्सीजन प्लांट भी स्वीकृत हुआ है देवड़ा जी की विधायक निधि से। मंदसौर में यशपाल जी भी इसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, देवीलाल जी धाकड़ गरोड में इसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो कहा जाए तो राजनीतिक तौर पर सभी संगठन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई से भी राजनीतिक दल कहा जाए, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। और इसी का कारण है कि मंदसौर जिला इतनी भयावह स्थिति में नहीं पहुंचा है। मंदसौर में बीच में कहा जा सकता था कि सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी आने लगी थी, लेकिन नाहरू खान करके हमारे यहाँ के एक बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति है, जिन्होंने जिम्मेदारी उठा के प्रताप छोटी सादड़ी से अपने परिचित से यहाँ पे रातों रात सिलेंडर मंगा और उस कमी को दूर करा। और निरंतर वो कार्य कर ही रहे। पिछले कोरोना काल में भी उन्होंने काफी भोजन पैकेट बना के और सैनिटाइजर मशीन बना के मुफ्त में दी, और बहुत काफी काम किया रहा। समाज सेवी संगठनों की बात करी जाए तो सबसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर अगर कोई काम कर रहा है तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा भारती। सेवा भारती अभी यहाँ पे सिविल अस्पताल के बाहर अपना कोरोना हेल्प डेस्क के माध्यम से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। लगातार हम लोगों के जिनके घर पे जो कोरोना से संक्रमित है, घर पे भोजन नहीं की व्यवस्था है, तो हम उनको भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जो लोग कोरोना से संक्रमित है, दिन में 2-3 बार उनको फोन करके उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी से आज जहां मृत्यु स्वास्थ्य से कम हो रही है, वहां मनोबल स्तर गिरने से ज्यादा हो रही है। तो मनोबल स्तर बढ़ाना यहाँ पे सबसे ज्यादा आवश्यक है, तो हम मनोबल स्तर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सेवा भारती जगह जगह जाकर, गांव गांव में जाकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। वैक्सीनेशन
के ड्राइव हुए थे, अभी 45+ 60+ के लिए हमने वैक्सीनेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे स्थानों पर व्यवस्थाएं की, और 7,500-8,000 लोगों को सिर्फ सेवा भारती के माध्यम से वैक्सीनेशन लगी है, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हमारे यहाँ पहले ही फैलाई जा रही है। फिर सेवा भारती के माध्यम से ब्लड डोनेशन का भी कार्य चल रहा है। तो एक कहा जाए तो सेवा भारती एकमात्र एक सामाजिक संगठन आप कह सकते हो जो जमीन पे जमीनी स्तर पर उतर के लोगों को कार्य करने की मदद कर रहा है। और इसी लाइन में, इसी पंक्ति में हमारे यहाँ के उद्योगपति सी गनेडीवाल जी ने भी यहाँ पे 105 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें दान करी, जो एक कह सकते हैं कि इस अकाल के दौर में संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है मंदसौर जिले के लिए, जो लॉयंस क्लब के थ्रू लोगों जिनको जरूरत है उनको पहुंचाई जा रही है। इसी माध्यम से सेवा भारती भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाइयों का लगातार कोशिश कर रही है कि जिनको जरूरत है उनको पहुंचाई जाए, और सेवा भारती के भी माध्यम से बहुत लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन चीजें पहुंच रही है। तो मंदसौर जिले में कहा जाए तो सभी मिलजुल कर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे फिर वो यहाँ के प्रशासन वर्ग हो, चाहे फिर वो यहाँ का राजनीतिक वर्ग हो, चाहे फिर वो यहाँ का सामाजिक संगठन हो। जी बिल्कुल सही बात कही है आपने। आपने ऑक्सीजन प्लांट की भी बात कही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रीवा में ऑक्सीजन प्लांट सेटअप कर दिया है, जिसकी कुल क्षमता प्रतिदिन की 100 सिलेंडर है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान बनाया है कि पूरे विंध्य में हर एक सिटी में एक एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाए, जिसके तहत सीधी में भी एक ऑक्सीजन प्लांट बहुत जल्द ही बनने वाला है। तो बिल्कुल सही बात कही है आपने। और इसके अलावा एक और चीज बता देना चाहता हूँ मैं आप सभी लोग को कि 3 दिन से लगातार पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, लगातार उनके दर में कमी आती जा रही है, और ठीक भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। और इसी से मेरा एक और सवाल है सार्थक जी आपसे, क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एक मात्र उपाय है, या फिर बिना इसको लगाए भी हम कोरोना से बच सकते हैं? देखिए, प्रारंभिक तौर पे देखा जाए तो संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता कहीं ना कहीं सभी को महसूस हो रही है, परंतु मात्र संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से भी हल नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बाद भी अगर देश का नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा कि संपूर्ण लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है ताकि मैं घर में बैठूं और संक्रमण से बचूं, ना कि इसलिए लगाया गया है ताकि मैं बाहर घूमूं और अपने इंजॉयमेंट करूं, तो नैतिक जिम्मेदारी समझना सबसे बड़ा अपना कर्तव्य है। अगर नैतिक जिम्मेदारी हम शुरू से समझते तो शायद हम इतनी भयावह स्थिति में पहुंचते ही नहीं। तो संपूर्ण लॉकडाउन कह सकते हैं कि समय की मांग तो है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से उन लोगों के ऊपर भी खतरा आ जाता है जो रोज अपनी रोजी रोटी कमाकर रोज अपने घर में खाना बनता है, वो वाली स्थिति, जिनको कहा जाता है दिन दहाड़की का जो काम करते हैं, जिनकी दहाड़ी दिन भर वो सुबह में क्या काम करेंगे तो शाम को उनका घर भोजन बनेगा, ऐसी स्थिति वाले लोग हैं। तो निश्चित ही उनकी चिंता होनी चाहिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी चिंता करी है कि यही कारण है कि 3 महीने का राशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, और उनका डबल राशन बढ़ाया जा रहा है, और राशन की व्यवस्था पूर्ण रूप से की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिले के स्तर पे, मंडल के स्तर पर, तहसील के स्तर पर इसकी चिंता होनी चाहिए कि जिनको जरूरत है उनको आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जाए। लेकिन पूर्ण लॉकडाउन लगाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समय की मांग है, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन के साथ ही सब कुछ हल नहीं होगा, ये बात भी एक हम सभी ने समझने चाहिए कि पूर्ण लॉकडाउन के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियां समझें, और जिम्मेदारियों के साथ साथ हम इस चीज को महसूस करें कि हमारी जिम्मेदारी मात्र खुद को बचाने से नहीं है, बल्कि समाज की रक्षा करने से भी है। खुद को बचाना तो हमें पड़ेगा ही सही, लेकिन हम बचेंगे तो ये समाज बचेगा, और समाज बचेगा तो ये जग बचेगा, और ये विश्व बचेगा, और हमारा भारत राष्ट्र बचेगा। जी बिल्कुल सही बात कही है। अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सार्थक जी संघ के साथ मिलके, वो संघ के सदस्य भी हैं, और आरएसएस के साथ मिलके वो मंदसौर की जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और कोविड मरीजों के लिए इंजेक्शन तथा ऑक्सीजन सिलेंडर की जो जरूरत है उसको भी मुहैया करा रहे हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं आपका वीडियो। कुशाग्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद कुशाल जी। और एक मेरा आप सभी से छोटा सा संदेश था कि सभी घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सकारात्मकता में रहे, नकारात्मक खबर अपने तक ना पहुंचने दे। अगर आप कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं तो अपने उन साथी जो कोरोना संक्रमित है उनको बताइए कि ये बहुत ही जानलेवा बीमारी नहीं है, हम इससे बच सकते हैं, सिर्फ हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है। और अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आइए, जिन्हें को जरूरत है उन्हें डोनेट कीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद लोगों की जान बचा सकती है।
और सकारात्मकता फैलाने की पूर्ण से रूप से कोशिश कीजिए, क्योंकि नकारात्मक माहौल में हम कहीं ना कहीं विफल हो जाएंगे। तो आप सभी से बस मेरा इतना ही निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद।